Morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning to all of you. So, once again, welcome back in social science subject live class for standard 8. Okay, just wait for a minute. Let me open. Yes, is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Visible. Okay, thank you. So, yesterday we have started with this chapter. Okay, chapter number 5 in civics, and the name of the chapter is judiciary. Okay, so in this chapter we'll discuss about the different aspects related to judiciary. ठीक है, जो इंडियन जुडिशरी है उससे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? सो हमने तीन we have yesterday discussed the three work or the features done or supposed to be done by the judiciary, है ना? so एक हमने डिस्कस किया था dispute resolution, ठीक है? one of the task to be done by the judiciary is what? dispute resolution. दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था? जुडिशियल रिव्यू. और तीसरा हमारे पास क्या था? अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी ये तीसरा वाला Yes, sir. हमारा डिस्कस करना, ठीक है? सो ये अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट, अभी इसका मतलब क्या है? ठीक, इसको हम दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट their fundamental rights have been violated. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court. यानी इंडिया का हर एक सिटीजन, हर सिटीजन को ये अधिकार है कि वो क्या करते हैं या क्या कर सकें? दे कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट जा सकें या हाई कोर्ट जा सकें यदि उसे लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ है? वॉयलेशन हुआ है. ठीक है, इतनी बात आई समय? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. we had a small example in class 7th book. Last year 7th में आपको एक एग्जाम्पल था and the example was related to a laborer हाकिम शेख. ठीक है, तो वो हाकिम शेख क्या था? हाकिम शेख was an agricultural laborer. एक मजदूर था who fell from a running train and injured himself and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. ठीक है, उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती चली गई क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने उसे भर्ती करने से, उसका इलाज करने से मना कर दिया. इतनी बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. on hearing his case, है ना, हाकिम शेख ने अपनी इस कंडीशन के अगेंस्ट में कोर्ट में मुकदमा लगाया. ऑन हियरिंग हिज केस, उसका केस सुनने के बाद द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 which provide every citizen the fundamental right to life also include the right to health.
तो उसका पूरा केस सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, ये जजमेंट दिया, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, ठीक है, जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कौन सा, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 21 देश के हर नागरिक को क्या प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट टू लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है सृष्टि शुक्ला, आर्टिकल 21। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट टू लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में है यश काले, अनुष्का रॉय, आर्टिकल 21, ठीक है। अब वो जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, उस फंडामेंटल राइट टू लाइफ में और कौन सा राइट इंक्लूड है, राइट टू हेल्थ भी इंक्लूड है। देयरफॉर, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपेंसेशन for the loss suffered, as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patient during an emergency, ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को, डायरेक्टेड मतलब आदेश दिया, कि जो भी लॉस किसको हुआ है, हाकिम शेख को हुआ है, उसका क्या देंगे, कंपेंसेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेंसेशन बेटा, यस, आर्यन एंगलवार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेंसेशन बेटा, आर्यन कंपेंसेशन का मीनिंग क्या है, यस भार्गव, वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, नो सर। हाँ, and why did you raise your hand, नो सर, फ्रॉम स्टार्टिंग इट इज रेज्ड अप। okay, ठीक है, yes, what is the meaning of compensation, वैष्णवी हंजाल, अरे भगवान सर, हाँ, यहाँ कंपेंसेशन का मीनिंग क्या होगा, डोंट नो सर। वेरी गुड, चलिए ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, है ना। सो कंपेंसेशन का मतलब होता है कि जो भी नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान की क्या करनी है, भरपाई करनी है। यानी मान लो हाकिम शेख को इन सारी नेग्लिजेंस की वजह से, है ना, 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, ठीक है, तो उतना पैसा हाकिम शेख को कौन प्रोवाइड करेगी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इतनी बात आई समझ में, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, यहां तक कोई डाउट, नो सर, नो सर। so let's come to next,
तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना। तो जो पिछला सेक्शन है जिसमें हमने हाकिम शेख का एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक, बेसिकली ये क्या बताता है कि अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो जुडिशरी है वो और क्या करती है, तो जुडिशरी इस बात का भी ध्यान रखती है कि यदि गवर्नमेंट कंट्री के सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, यदि कंट्री की गवर्नमेंट सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो कंट्री के सिटीजन्स को वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है, जुडिशरी की है। तो जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी गवर्नमेंट को इस बात के लिए फोर्स करेगी, जुडिशरी किसको, गवर्नमेंट को इस बात के लिए फोर्स करेगी कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट उन्हें वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Got it? चलिए. So it is the responsibility of the judiciary. It is the responsibility of the judiciary. तो जुडिशरी क्या करेगी, गवर्नमेंट को फोर्स करेगी। जुडिशरी किसको फोर्स करेगी, गवर्नमेंट को, कि सिटीजन्स के ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वायलेट हुए हैं, और इसलिए सिटीजन्स के इन फंडामेंटल राइट्स को आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. so next हमारा section है ना, so what is the next section? The next section is what is an independent judiciary. यानी इस सेक्शन में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना। सो इसके लिए हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है कि इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज एनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। हमें एक सिचुएशन दी है, एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन ने क्या किया है, हमारे घर या परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया, ठीक। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। अब यदि ये जो जुडिशियल सिस्टम है ना, इस कंट्री में क्या है, इस कंट्री में जहां की हम बात कर रहे हैं, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। पॉलिटिशियन के पास ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, जज को, है ना, कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं और कभी भी जज को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। अब मान लो यदि पॉलिटिशियंस के पास में ये पावर है ना, और हमारा केस यदि कहा जाता है, जुडिशरी में जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, इफ वी टेक दिस केस टू द कोर्ट, द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। तो जज किसके फेवर में,
डिसीजन देगा, जज किसके फेवर में डिसीजन देगा? Politician. है ना, जज पॉलिटिशियन के फेवर में डिसीजन देगा। अच्छा, अद्वैता द्विवेदी, गुरुत्व साल्वे, आर यू लिसनिंग? यस सर। हाँ, ये बताओ कि जज पॉलिटिशियंस के फेवर में क्यों देगा डिसीजन? सर, because the politician can appoint the judge. Okay, very good. And So he can dismiss the judge anytime from his post. It means Yes, the sir. job of the service. It means that if this would be the system, what does it mean? It means that the job or the service of the politician. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो जो पॉलिटिशियन है उसका जॉब या सर्विस क्लियरली किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉलिटिशियन। ये तो बताओ, जज क्या करेगा? हमें जस्टिस प्रोवाइड करेगा या अपनी नौकरी बचाएगा? अपनी नौकरी बचाएगा। पहले अपनी नौकरी बचाएगा, है ना। यानी जज भी मजबूर है कि उसकी नौकरी पर, उसके अपॉइंटमेंट पर किसका कंट्रोल है? पॉलिटिशियन का कंट्रोल। ओके, सो द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट allow for the judge to take an independent decision. So the control that the politician hold over the judge, ये जो कंट्रोल पॉलिटिशियन किसके ऊपर रखता है? जज के ऊपर। यानी जज के ऊपर पॉलिटिशियन का ये जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल के कारण क्या होगा? उस कंट्रोल के कारण क्या हो रहा है? इट डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। वो जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल के कारण जज क्या नहीं ले पाएंगे? इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिसीजन। अब जज यदि इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो बेसिकली ही वॉज नॉट इन ए कंडीशन टू डू द जस्टिस। जज जो है वो जस्टिस मतलब न्याय करने की पोजीशन में ही नहीं रहे। ठीक है, दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। ये जो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब आजादी नहीं है, तो ये कंडीशन जज को इस बात के लिए फोर्स करती है कि वो क्या करेगा? अपने सारे जजमेंट पॉलिटिशियंस के फेवर में। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protect against this kind of situation by providing for the independence of judiciary. अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इस कंडीशन से बचाने के लिए कैसा स्टेटस प्रोवाइड किया है? इंडिपेंडेंट स्टेटस। कैसा स्टेटस? इंडिपेंडेंट स्टेटस। जो कंडीशन हमने एग्जाम्पल में पढ़ी, वो कंडीशन क्या बताती है कि यदि जुडिशरी के ऊपर पॉलिटिशियंस का या किसी और सिटीजन्स का कंट्रोल रहेगा तो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली जस्टिस नहीं कर पाएगी। सो जुडिशरी को उस सिचुएशन से बचाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है?
इंडिपेंडेंट स्टेटस जुडिशरी को प्रोवाइड किया। तो जुडिशरी वॉज प्रोवाइडेड विद द इंडिपेंडेंट स्टेटस। जुडिशरी को कैसा स्टेटस प्रोवाइड किया है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी को कैसा स्टेटस प्रोवाइड किया? इंडिपेंडेंट। इतनी बात आई समझ में? यस सर Good. So one aspect of this independence is the separation of powers. ठीक? तो one aspect of this independence यानी जुडिशरी को, लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से स्वतंत्र करने का एक तरीका क्या था? सेपरेशन ऑफ पावर था। यानी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिस्टम बनाया गया। तीनों को इंडिपेंडेंट रखने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाया? सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। समझ में आया? तो वो इंडिपेंडेंट जो सिस्टम था, वो सिस्टम क्या कहलाएगा? सेपरेशन ऑफ पावर। वो सिस्टम क्या कहलाएगा बेटा? सेपरेशन ऑफ पावर। इतनी बात आई समझ में? यस सर So this separation of power we have already discussed in chapter 1 when we were discussing the key features of constitution. ठीक है? अब separation of power का मतलब क्या है? separation of power का sense क्या था? So it means that other branches of government, separation of power का मतलब क्या है? other branches of government. So what are the other branches of government? The legislature and the executive. So the other branches of government, what are the other branches? The legislature, the executive cannot interfere in the work of the judiciary. So legislature और executives क्या नहीं कर सकते? जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है? The courts are not under the government and they do not act on their behalf. The courts are not under the government, यानी जो कोर्ट है, जुडिशरी जो है, वो किसके कंट्रोल में नहीं रहेगी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो जब सरकार का, पॉलिटिशियंस का, एग्जीक्यूटिव का या किसी भी अन्य नागरिक का किसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा? कोर्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। तो कोर्ट क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। कोर्ट कैसा रहेगा आरुष? इंडिपेंडेंट। और जब वो इंडिपेंडेंट रहेगा तो फिर क्या वो गवर्नमेंट के लिए काम करेगा? यस करेगा। नहीं, वो पॉलिटिशियंस की सुनेगा क्या? नो सर नहीं सुनेगा, क्योंकि अब उसके पास, क्योंकि अब कोर्ट क्या नहीं है? मजबूर नहीं है, मजबूर नहीं है, इंडिपेंडेंट मजबूर नहीं है। कोर्ट क्या नहीं है? मजबूर नहीं है। तो जब कोर्ट मजबूर नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो फिर कोर्ट को अपना काम करने में किसी का प्रेशर झेलना पड़ेगा क्या? नो सर नहीं। तो कोर्ट को जब प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा तो कोर्ट क्या करेगा? सही डिसीजन देगा या गलत डिसीजन देगा? सही डिसीजन देगा। सही डिसीजन देगा। तो सही डिसीजन यदि देना है तो
कोर्ट को क्या रखना पड़ेगा, हमें इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। सृष्टि, बात समझ में आई? यस सर। कपिल श्रीवास्तव, आपको बात समझ में आई? कपिल श्रीवास्तव, ओनली कपिल। यस सर, यस सर। हाँ, क्या समझ में आया? जल्दी बोलो कपिल, क्या समझ में आया? ओनली कपिल श्रीवास्तव शुड रिप्लाई। यस कपिल, क्या बात समझ में आई तेरे को? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड कपिल? Nothing. So the courts are not under the government and they do not act on their behalf. Okay. So for the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as in the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of the government. अब इसका मतलब क्या है कि for the above separation to work well, ये जो सेपरेशन है ना, इसको सही तरीके से काम करने के लिए, अब सही तरीके से मतलब ये जो इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ जुडिशरी है, ये इंडिपेंडेंट स्टेटस प्रॉपरली मेंटेन रहे। इंडिपेंडेंट स्टेटस कैसा रहे? प्रॉपरली मेंटेन रहे। सो इस इंडिपेंडेंट स्टेटस को प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए क्या जरूरी है? ये जरूरी है दैट ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। यानी इंडिपेंडेंट स्टेटस है ना, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन यदि रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होना चाहिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट मतलब कौन कौन सी बेटा? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये सेंटेंस लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इस सेंटेंस का बेसिक मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट में किसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होना है तो ना तो लेजिस्लेचर उसमें कोई इंटरफेरेंस कर सकता है, ना ही एग्जीक्यूटिव उसमें कोई इंटरफेरेंस कर सकता है। ये दोनों कंडीशन आई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। सर। यस सर। Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. Once appointed to this office, यानी एक बार उस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, एक बार उस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, it is also very difficult to remove a judge. यानी एक बार यदि जज का अपॉइंटमेंट हो गया तो फिर जज को उस पोस्ट से हटाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जो
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, उनको अपनी नौकरी का कोई भी डर नहीं है, उन्हें अपनी नौकरी का कोई भी डर नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनका जो अपॉइंटमेंट है, जजेस का अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट होगा, पॉलिटिशियन का और किसी का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अजीत sir. पवार, Yes, sir. गुड। अजीत पवार, अजीत पवार, अजीत पवार, आर यू लिसनिंग? ठीक, Sir. हाँ, अजीत आ गई आवाज? Yes, sir. हाँ, ये 2 दिन से एब्सेंट क्यों थे? अजीत दूसरे पवार, नंबर से प्रेजेंट था। हाँ, दूसरे नंबर से प्रेजेंट था। अच्छा, दूसरे नंबर से ज्वाइन किया था, है ना? 1 मिनट रुक जा, प्रेरणा पवार वाले से। दूसरे नंबर में भी नहीं है, KLMNOP, जस्ट अ मिनट। अजीत, आर्यन, दूसरे नंबर तो है ही नहीं तेरा। सर यही नंबर से, पर नाम मेरे दीदी का था सर, उससे मैंने ज्वाइन किया था। हाँ, तो दीदी के नाम वाला नंबर तो सेव ही नहीं है। सर वो है ना। अरे, एक नंबर तुम्हारा सेव है अजीत पवार के नाम से। अच्छा, दूसरा नंबर भी अजीत पवार के नाम से सेव है, ठीक है? Yes. ओके। So, once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge, है ना? इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is Yes, sir. Yes, sir. judiciary. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now, it is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. अब इसका मतलब क्या है? ठीक है? So, जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है, यानी जुडिशरी ऑफ द कंट्री कैसी है? इंडिपेंडेंट है। कैसी है? Independent. Independent. इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। हमारी जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस होने के कारण ही द कोर्ट प्ले अ सेंट्रल रोल इन एंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है? सो हमारी जो जुडिशरी है वो इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट है कि वो किसको कंट्रोल करती है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल कर सकती है, और इस बात को एंश्योर करती है, इस बात को एंश्योर करती है कि देयर वुड नॉट बी एनी मिसयूज ऑफ पावर। पावर का क्या नहीं होगा? मिसयूज नहीं होगा। ठीक? It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of the citizen. ठीक है? इसके अलावा हमारी इंडियन जुडिशरी क्या करती है?
सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। द इंडियन जुडिशरी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ओके, बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट if they believe that their rights have been violated. ठीक है? So it also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of the citizen. हमारे कंट्री के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि यदि कंट्री के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स, यदि कंट्री के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स, जस्ट अ मिनट, if someone has asked what are the 7 activities, किसने पूछा ये? गुरुत्व साल्वे। Gurutva Salve, are you listening? Yes. Is my voice coming, Pragya? Yes, sir, coming. Gurutva Salve. Gurutva Salve. He might have left the class. ठीक है। तो यदि हमारे कंट्री के सिटीजन को, किसी को भी इस कंडीशन को फेस करना पड़ रहा है ना, कि सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं? वायलेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? Violate. ठीक है? तो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, है ना? तो उस कंडीशन में सिटीजन के पास, देश के नागरिक के पास में ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है? देश के नागरिक के बाद ये अधिकार है कि वो अपना केस कोर्ट में लेकर के जाए और कोर्ट को वो कहे कि माय फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, ओके, तो दीज शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है? और कोर्ट के पास ये अधिकार है कि कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दे सकती है कि दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. सेक्शन, थैंक यू बेटा। अब अगला जो हमारा सेक्शन है वो कौन सा है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। ठीक है? अभी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया का मतलब क्या है? ठीक, तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि, है ना, इंडिया में जो कोर्ट का सिस्टम है, जुडिशरी का जो सिस्टम है, वो किस तरीके से चलता है। इंडिया में जुडिशरी का सिस्टम किस तरीके से चलता है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So there are 3 different levels of court in our country. हमारे कंट्री में कितने लेवल ऑफ कोर्ट हैं? 3. 3 लेवल ऑफ कोर्ट। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Manager, what is sir? So there are 3 different level of courts in our country. Now there are several court at the lower level, यानी लोअर लेवल पर बहुत सारे अलग अलग अधिकार वाले कोर्ट हैं। एंड देयर इज ओनली वन कोर्ट एट द अपेक्स लेवल। अपेक्स मतलब सबसे टॉप लेवल पर, सबसे
टॉप के लेवल पर क्या है, एक ही कोड। एपेक्स मतलब शिखर पर, शिखर मतलब सबसे टॉप पर, तो सबसे टॉप पर क्या होगा, वन सिंगल कोड। सबसे टॉप पर क्या होगा, वन सिंगल कोड। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So the codes that most people interact with are what called as subordinate or district code. The codes that most people interact with are called subordinate or district code. So the code that most people interact with, यानी वो कोड जिसका देश के लोगों को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है, ऐसा कोड जिसका देश के लोगों को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है ना, वो कौन से कोड कहलाते हैं बेटा, सबऑर्डिनेट कोड और डिस्ट्रिक्ट कोड। व्हाट आर दिस कोड कॉल्ड एज, Subordinate code or district Subordinate. code. Sound. Subordinate code or district code. वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए अभी हम इस सेशन को यहीं बाइंड अप करेंगे बिकॉज टाइम इज ओवर, सो विल कंटिन्यू द